क्या इजराइल के द्वारा मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने का प्लान तैयार कर लिया गया है? ग्रेटर इजराइल के माध्यम से इस प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा और इसका असर क्या आने वाले समय पर भारत पर भी पड़ने वाला है? हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ग्रेटर इजराइल की मांग को लेकर के और किस तरीके से ये मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने की तैयारी चल रही है। देखा जाए, इसकी शुरुआत की कहानी इतिहास में दबी हुई है, लेकिन वर्तमान के घटनाक्रम को सबसे पहले आपको छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। इसराइल और हमास के मध्य युद्ध होता है। इसराइल के द्वारा गाजा और उसके आसपास के काफी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है। इसराइल और ईरान का युद्ध शुरू होता है और इसराइल के द्वारा लेबनान पर अटैक करके उन क्षेत्रों पर भी बड़ी कार्रवाई की जाती है। इसराइल हमेशा से ग्रेटर इसराइल की थ्योरी पर काम करता रहा और इतिहास में इसको लेकर के कई बार यहां पर उल्लेख भी किया गया है, लेकिन वर्तमान स्वरूप में जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में इस समय चल रहा है वो ग्रेटर इसराइल के प्लान को और भी ज्यादा यहां पर पुख्ता करता है। इसको हम पूरी कहानी को आप सभी को यहां पर समझाते हैं। आखिर ये ग्रेटर इसराइल की जो मांग है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसकी सीमाएं क्या होंगी, इस मांग को बल कहां से मिला, इसका इतिहास क्या है और वर्तमान में जियोपॉलिटिक्स में इसका कितना अहम रोल हो सकता है और क्या सच में ये बनने जा रहा है भारत में असर को लेकर के, सारी चीजों को एक एक करके आप सभी को समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे द ग्रेटर इसराइल की जो कॉन्सेप्ट है, जो मैप है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, इसको समझ लीजिए। फिर इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है उसकी हम बताएंगे। देखिए, जो ग्रेटर इसराइल की यहां पर बात की जाती है, हिब्रू बाइबल की पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस में उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है, ईश्वर इब्राहिम से वादा करते हैं, तेरी संतान को मैं यह देश दूंगा जो मिस्र नदी से लेकर के फरात की नदी तक यहां पर फैला होगा। अगर हम वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यह है आपकी मिस्र नदी और यह है आपकी फरात नदी। ठीक है, अब इसके बीच का जो पूरा एरिया है उसे ही द ग्रेटर इसराइल कहा जा रहा है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो यहां पर देखिए, मिस्र का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। ये इजराइल यहां पर आपको देखा जाए, यहां पर आपको इजराइल आपको आता है, ये सिनाई आपको है, मिस्र का ही हिस्सा है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें जॉर्डन आता है, सीरिया है, ये हिस्सा आप देखा जाए तो इसमें लेबनान आता है, और यहां पर आपको देखा जाए तो सऊदी अरब का भी हिस्सा इसमें शामिल है और इराक का भी आपको हिस्सा इसमें आपको शामिल है। यानी इन सभी स्टेट्स के कुछ कुछ हिस्सों को मिला करके पूरे ग्रेटर इजराइल के मैप और थ्योरी को यहां पर जगह दी गई है। और सीरिया और इराक का ज्यादातर हिस्सा इसमें है, 30% इसमें आपको देखा तो मिस्र शामिल है, तुर्की सऊदी अरब का कुछ हिस्सा भी इसमें आपको शामिल होता हुआ यहां पर आपको दिखाई देता है। लास्ट में अगर हम यहां पे देखें तो टर्की भी आपको इसमें है और ये ग्रेटर इजराइल की डिमांड को यहां पर पूरा करता है। इस कहानी की कई कड़ियां हैं, इनको हम यहां पर एक एक करके अगर देखें, जो इसका इतिहास है, कहानी वहां शुरू करते हैं और वर्तमान तक आते हैं। शुरुआत कहां से होती है, द किंगडम ऑफ इजराइल एंड जूडा। ये यहूदियों के एक प्रमुख धर्मग्रंथ हिब्रू बाइबल के मुताबिक कहा गया कि आज से करीब 4000 साल पहले एक हिब्रू व्यक्ति थे, अब्राहिम को ईश्वर ने दर्शन दिए और उनकी पीढ़ियों को एक महान देश बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और यहीं से फिर इसके बाद क्या किया कि अब्राहिम ने अपने पोते जैकब का नाम बदल दिया और उसका ही नाम रख दिया गया इजराइल। ठीक है, और इसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें ही इजरायली कहा जाने लगा। तो वर्तमान समय इजरायली जो है वो एक यहां पर एक व्यक्ति के नाम से शुरुआत होती है। इजरायली सालों तक मिस्र में गुलाम की तरह रहते हैं। अब्राहिम के 1000 साल बाद अगर देखा जाए तो उनके वंशज यहूदियों को मिस्र से निकालकर कनान यानी आज के इजराइल लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये पहले मिस्र में रहते थे और मिस्र से निकल करके कहां आते हैं, इजराइल आते हैं। धीरे धीरे अपना विस्तार करने लगे। 971 ईसा पूर्व के आसपास अगर हम देखें तो कनान में राजा सोलोमन का शासन था, जिसने यरूशलेम में यहूदियों के लिए एक मंदिर बनवाया। तो जो मंदिर की आज यहां पर लड़ाई भी चल रही है, ये कब की बनी हुई है, राजा सोलोमन के द्वारा 931 ईसा पूर्व में बनी। उसके बाद आज वर्तमान समय में देखा जाए, जो इजराइल की कहानी है वो उस समय कुछ ऐसी हुआ करती थी कि एक तरफ यहां पर आपको देखा तो किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था, दूसरी तरफ किंगडम ऑफ जूडा था, और इसके अलावा एक इलाका और भी था जिसे फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। और ये हुआ क्यों, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद देखा जाए तो इजराइल दो हिस्सों में बट गया और यहां पर किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जूडा बन जाता है और दक्षिण में फिलिस्तीन रहते हैं। इसके बाद देखा जाए तो इजराइल का ये शासन लेकिन बहुत समय तक चलता नहीं है। कई सारी समस्याएं और चुनौतियां इसमें आती हैं, जिसमें से अगर हम देखें 722 ईसा पूर्व के आसपास इराक की मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, उन्होंने आने वाले असीरियन ने किंगडम ऑफ इजराइल पर कब्जा कर लिया और इसके 200 साल बाद इजरायली जूडा भी हार गए, यरूशलेम का मंदिर भी तोड़ दिया गया और इजरायली अपनी जमीन छोड़कर के यहां पर जाने लगे। इसके बाद 593 ईसा पूर्व के आसपास देखा जाए तो फारसी राजा साइरस द ग्रेट ने निर्वासित यहूदियों को वापस बुलाया, इजराइल में बसाया, और ये कहानी जो होती है यहां पर कुछ समय तक ठीक ठाक चलती है, लेकिन जैसे ही यहां पर आपको चाहते हैं ये कहानी वापस से युद्ध और उन्माद में बदल जाती है।
इसके बाद अगली जो कड़ी शुरू होती है असीरियन किस के बाद फिर रोमन्स की कहानी। रोमन्स वर्सेस यहूदी की कहानी शुरू हो जाती है और ये कहानी 66 ईस्वी में होती है। रोमन ने इजराइल और जूडा पर हमला बोल दिया, यहूदियों का मंदिर तोड़ दिया, 1 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए और इतने ही यहां पर देखा जाए तो गुलाम बना लिए जाते हैं। इसके बाद देखा जाए तो सैकड़ों यहूदी जो है मसाडा के पठार पर बने महल पर जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। रोमन सैनिकों ने पीछा किया, ऊंचाई पर होने की वजह से यहूदियों ने रोमन्स को 3 साल तक रोके रखा। इसके बाद आखिरकार जब किला ढहने लगा तो यहूदियों ने रोमन्स के हाथों मरने से अच्छा एक दूसरे को ही मारना जरूरी समझा और वहां पर एक दूसरे को देखा जाए तो मार दिया। जब तक रोमन सैनिक ऊपर यहां पर महल में दाखिल हुए तो 960 यहूदियों की लाशें जो होती थी वो बिछी हुई थी, लेकिन यहां पर देखा जाए तो सिर्फ 2 महिलाएं और 5 बच्चे जो हैं वहां पर जिंदा बचे हुए थे, जो कि यहां पर आपको छिप गए थे, इस कारण से बचे हैं। और ये कहानी जो होती है वहां पर बताई जाती है, कितना सच है कितना नहीं, लेकिन इसकी अभी यहां पर उल्लेख मिलता है। आज भी अगर हम देखें इसका अस्तित्व है, इस घटना की सच्चाई पर विवाद है, लेकिन आज भी यहूदी से महान त्याग के रूप में याद करते हैं। इजरायली जो सैनिक हैं ये शपथ लेते हैं मसाडा फिर कभी नहीं यहां पर गिरेगा, इसकी शपथ आज भी यहां पर देखा जाए तो ली जाती है। रोमन साम्राज्य ने जूडा और इजराइल का नाम बदल करके सीरिया पैलेस्टीनिया कर दिया गया और यहूदी इजराइल को छोड़कर यूरोप जैसी दूसरे इलाकों में जाने लग जाते हैं। तो यहां पर देखा जाए इस इलाके को छोड़ करके गए थे, ये बहुत पहले से वहां पर इजरायली रह रहे थे, जो मिस्र से आते हैं, इजराइल में बसते हैं, फिलिस्तीन के इलाकों में, वहां से फिर ये यूरोप जाते हैं और यूरोप में देखा जाए तो एक नरसंहार की कहानी शुरू होती है। यूरोप में भी देखा जाए तो यहूदियों के खिलाफ हिंसा होती है। यूरोप पहुंचे तो वहां ईसाई धर्म का काफी विस्तार हो चुका था यूरोप में। ईसाई यहूदियों को ईसा मसीह का मौत का जिम्मेदार मानते रहे हैं और अपना दुश्मन समझते हैं। 19वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत के बाद देखा जाए तो ये खाई और भी ज्यादा बढ़ने लगी और लगातार इनके विरुद्ध जो है वो हिंसा होने लगी। इसी बीच देखा जाए तो दुनिया भर की यहूदियों की इस हालत को देख करके थियोडोर हर्जल एक पत्रकार थे, उन्होंने एक अलग यहूदी देश की मांग की और नाम पड़ा जियोनिज्म यानी कि जियोनवाद, और इसे पूरा करने के लिए वर्ल्ड जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। हर्जल की 1896 में जब एक किताब उन्होंने छपी द ज्यूइश स्टेट, और इसी में उन्होंने कहा कि हमें यहूदियों के एक अलग स्टेट चाहिए और धीरे धीरे हम यहां जाएंगे, जमीन खरीदेंगे, खेती शुरू करेंगे, व्यापार करेंगे और धीरे धीरे हमारा देश जो होगा वो बस जाएगा, जिसमें कई दशक लग सकते हैं। यह भी कहा गया कि इसके 2 देशों पर उसके लिए वहां पे चर्चा भी की गई थी। 2 नाम जो उल्लेख किए गए थे, एक था अर्जेंटीना और दूसरा उन्होंने यहां पे क्या, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के बारे में वो ये भी कहते हैं कि फिलिस्तीन हमारी पूर्वजों की भूमि रही है और इसलिए यहूदी जो है वो फिलिस्तीन के एरिया में ही जाकर के बसना शुरू करेंगे, उन्हें वो पसंद आएगा। और इसके बाद देखा जाए तो इस कहानी की शुरुआत हो जाती है और वर्तमान स्वरूप के तौर पे आती है। यहूदियों ने फिलिस्तीन में शरण ली और फिर यहां पर देखा जाए तो एक अलग देश बनाने की मुहिम शुरू होती है। इसको लेकर के फिलिस्तीनी को यहूदी देश बनाने की मांग हर्जल ने 20वीं सदी की शुरुआत में की। ऑटोमन राजा अब्दुल हमीद द्वितीय के पास पहुंचे और राजा ने अलग देश यहां पर इनको नहीं दिया था, लेकिन यहूदियों को शरण जरूर दे दिया था। और इसके बाद देखा जाए तो जो दुनिया भर से सताए हुए जो यहूदी थे वो धीरे धीरे फिलिस्तीन पहुंचने लगते हैं। फिर एक प्रथम विश्व युद्ध की घटना होती है, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। 1917 में ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन यहां पर साइन किया था, फिलिस्तीन और यहूदियों को घर और उन्हें यहां बसाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा फिलिस्तीन में, और ब्रिटेन को उम्मीद थी इससे फिलिस्तीनी के साथ साथ दुश्मन देशों में भी यहूदी जो होते हैं उनका समर्थन करने लगेंगे। इसे यहां पर देखा जाए तो बालफोर का डिक्लेरेशन बोला जाता है। इस बालफोर डिक्लेरेशन के माध्यम से एक समझौता ब्रिटिशों के साथ साथ यहां पर यहूदियों के लिए किया गया था कि उन्हें हम एक अलग स्टेट बना करके देंगे। अब इसके बाद देखा जाए तो युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया भर के जो यहूदी थे वो धीरे धीरे क्या हो गया, फिलिस्तीन की तरफ यहां पर बढ़ने लग जाते हैं। लोग फिलिस्तीन में खेती व्यापार करने लगे, जमीन खरीदने लगे और धीरे धीरे इलाके में यहां पर अपनी रुतबा जो होता है उनका अपना बढ़ाने लगे। अगर बताएं जो डेटा के बेस पे कि 1914 में जहां फिलिस्तीन में सिर्फ 8% यहूदी थे, वहीं 1936 तक देखा जाए तो इनकी संख्या 28% तक हो गई। इसके अलावा इस देश में असुरक्षित महसूस करने की स्थिति आ गई अरब देशों की, और इसी समय नाजी जर्मनी यहां पर उनका उदय हो जाता है। दूसरी विश्व युद्ध की घटना अगर आपको याद हो, हिटलर के द्वारा एक नरसंहार किया जाता है, यहूदियों को बड़े संख्या में मारा जाता है और ज्यादा यहूदी जो होते हैं फिलिस्तीन की ओर इसके कारण जो है यूरोप से भाग करके जाने लग जाते हैं। दूसरा विश्व युद्ध जब तक खत्म होता है, नाजियों की हार होती है, यहां पर ब्रिटिश फिर से जीत जाते हैं। उसके बाद ब्रिटेन ने यहूदियों के अलग देश की मांग का मसला जो होता है यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन में उठाया था। 29 नवंबर 1947 को यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का एक निर्णय दिया।
जिसमें से 56% हिस्सा यहूदी यानी कि इजराइल को दिया गया था और 44% अरब देश या फिलिस्तीन को दिया गया था और यरूशलेम को एक इंटरनेशनल जोन बनाने की बात की गई थी। ये वो मैप है जिसमें अगर आप जो व्हाइट कलर का एरिया देख रहे हैं ये फिलिस्तीन को दिया गया था, बाकी का जो हिस्सा यहाँ पे ग्रीन में है वो आपको फिलिस्तीन को दिया गया था और ये सेंटर में आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो यरूशलेम सिटी को आपको इंटरनेशनल बनाया जाना था। लेकिन जैसे इस बात की घोषणा की जाती है तो उसके बाद ही यहाँ पर देखा जाए तो लड़ाई शुरू हो जाती है। इजराइल बनते ही हमला शुरू होता है, यहूदियों को पलटवार करना पड़ता है। 14 मई 1948 नया यहूदी देश यानी इजराइल बनने की घोषणा की जाती है और इसके अगले दिन अरब देश जो होते हैं वो इजराइल पर हमला शुरू कर देते हैं। 8 महीने की जंग चलती है, 8 महीने, और 7.5 लाख देखा है फिलिस्तीनी यहां पर आपको विस्थापित हो जाते हैं। इजराइल के द्वारा अरब देशों के साथ करीब 6 दिन का ये युद्ध लड़ा गया था। इसे देखा जाए तो 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इसमें एक तरफ आपका इजराइल था तो दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्र, जॉर्डन, सीरिया जैसे यहाँ पर देश आपको मिलकर के लड़ रहे थे। यरूशलेम, वेस्ट गाजा, गाजा, गोलन हाइट्स और तुर्की के सिनाई पर देखा है तो इजराइल ने कब्जा कर लिया और बाद में मिस्र के साथ एक शांति समझौता किया गया और सिनाई को वापस कर दिया जाता है। 2006 में देखा है तो गाजा पर फिर से यहां पर कब्जा छोड़ा गया। इसके अलावा 1973 में देखा जाए तो एक बार फिर से अरब देश और इजराइलियों के मध्य युद्ध होता है और अमेरिका जो होता है यहां पर इजराइल को सपोर्ट करता है, जिसके कारण इजराइल आसानी से अरब देशों से जीत जाता है और अपनी जीत को यहां पर पुख्ता कर लेता है और इस क्षेत्र में अपने आप को एक मजबूत कंट्री के तौर पर स्थापित कर लेता है। इसके बाद देखा जाए तो सबसे बड़ी जो घटना होती है वो 7 अक्टूबर 2023 को हुई, जब हमास ने करीब 5000 रॉकेट्स के साथ इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और फिलिस्तीन के लड़ाके समुद्र, हवा और जमीन से इजराइल में घुसे और इजराइल ने यहां पर एक जंग छेड़ दी। इसके बाद 2 साल बाद अक्टूबर 2025 में जब सीज फायर हुआ तब तक देखा है तो 90% गाजा तबाह हो चुका था। इस युद्ध में 70,000 से ज्यादा गाजावासी मारे गए थे और 28 फरवरी को इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पर भी हमला किया हुआ है और जंग के बीच देखा जाए तो लेबनान पर भी वो अटैक कर रहा है। तो अपनी ग्रेटर इजराइल की जो थ्योरी, एक तरफ इजराइल को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना, गाजा को एक तरह से पूरी तरह तबाह करना, उसको अपने क्षेत्र में लेने की कोशिश, उसके बाद ईरान को टारगेट करना, इस क्षेत्र में वहां पर उसको नेस्तनाबूद करना, उसको परमाणु शक्ति न संपन्न बनने देना, जो कि इजराइल खुद है और इस क्षेत्र में किसी और को नहीं चाहता है। लेबनान पर उसका अटैक कहीं ना कहीं उसे अपने प्रांत को बढ़ाने को लेकर के है। तो क्या ग्रेटर इजराइल की यहां पर जो मांग है वो इजराइल पूरी करने को लेकर के यहां पर काम कर रहा है और अरब देश को लेकर के क्या कहते हैं? देखिए 1948 में जब इजराइल बना था तब अरब देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 1979 की संधि में मिस्र जो है पहला देश बनता है जो इजराइल को यहां पर मान्यता देता है अरब देश में। इसके बाद जॉर्डन, यूएई, बहरीन जैसे देशों ने भी इजराइल को मान्यता दे दी और लेकिन अभी भी देखा जाए तो कई सारे देश हैं अरब देश में जो इनको मान्यता नहीं देते हैं, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, सीरिया जैसे कई सारे देश इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं एक देश के तौर पर। इसलिए जंग भी अभी भी देखा जाए तो अरब वर्सेस इजराइल चल रही है। नेतन्याहू जो है वो एक इंटरव्यू में आते हैं और उस इंटरव्यू में वो ग्रेटर इजराइल को यहां पर बात अपना रखते हैं कि 31 अरब और इस्लामिक देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, अरब देशों पर सुरक्षा का खतरा है, लेकिन इजराइल ने यहां पर एक भरी सभा में सारी चीजों को यहां पर ग्रेटर इजराइल की मांग को यहां पर रखा था। सितंबर 2025 में देखा जाए तो इजराइल ने 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया। इसमें अरब इस्लामिक देशों की कतर में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और बैठक में यहां पर काफी सारी बातें हुई, चर्चाएं हुई, लेकिन कोई भी देश देखा जाए तो यहां पर इजराइल के विरुद्ध इकट्ठा होकर उससे युद्ध लड़ने के यहां पर के लिए तैयार नहीं था। सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों ने तो वहां पर इजराइल के साथ आर्थिक साझेदारी तब भी यहां पर जारी रखी है। अरब देशों का ज्यादातर जो विरोध है वो बयानों के जरिए ही होता है और इजराइल के खिलाफ देखा जाए तो किसी एडवांस मिलिट्री जैसे यहाँ पर ना तो उनके पास क्षमता है और अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने जो अरब देशों के यहाँ पर अपने हथियार दे भी रखे हैं वो यहाँ पर उनकी अनुमति के बिना वो यूज भी नहीं कर सकते। इस कारण से देखा जाए तो अरब देशों के हाथ बंधे हुए हैं और इजराइल को यहाँ पर पूरा सपोर्ट है कि वो ग्रेटर इजराइल की जो उसकी थ्योरी है वो उसको पूरा कर सके। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान है कि ग्रेटर इजराइल को बनाया जाना, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि कई सारे देशों के क्षेत्रों पर कब्जा करने की बात की जा रही है। तो सवाल यह है कि क्या ग्रेटर इजराइल बन पाएगा? तो वर्तमान की स्थिति को भी अगर हम देखें, वैश्विक जियोपॉलिटिक्स को अगर हम देखें, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को समझें, तो देखिए ग्रेटर इजराइल अभी सिर्फ एक थ्योरी, इसके हकीकत में बनने के लिए कई सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी चीज कि आप इतने बड़े एरिया में अगर आप कब्जा करना चाहते हैं, कई सारे देशों की इसमें जनसंख्या होगी, तो आबादी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में यहां पर देखा है तो ग्रेटर इजराइल बनाना व्यवहारिक इसलिए भी नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में राजनीतिक कंट्रोल आपको इजराइल को हासिल करने में सबसे बड़ी चुनौती आएगी। आप गाजा जो कि उसके बगल में, वहां पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते और इतने बड़े एरिया में अगर आप देखें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमला
इजराइल पे बनने के हमेशा आसार रहेंगे। इलाकों में आंतरिक हिंसा हमेशा भड़क सकती है और साथ ही स्थिरता नहीं रहेगी और इसे संभालने में इजराइल के संसाधन जो होंगे काफी खत्म हो सकते हैं। तो वो एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विरोध भी होगा। रीजन ये है कि ग्रेटर इजराइल के नक्शे में जो देश आते हैं उसमें अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों के साथ उनके व्यापारिक और स्ट्रेटेजिक संबंध हैं। और मिडिल ईस्ट दुनिया के करीब 30% कच्चे तेल की जरूरत को पूरा करता है और नेतन्याहू इससे जंग से अगर हम यहाँ पर लड़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका विरोध भी होगा, उनको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। और इस कारण से अगर देखा जाए अभी भी जो स्थिति है, इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान के युद्ध में ना तो यूरोपीय कंट्री यहां पर साथ दे रहे हैं और ना ही यहां पर एशियाई कंट्री यहां पर इसमें इन्वॉल्व हो रही, ना ही उनको सपोर्ट कर रही हैं। यानी कि ये जो जंग लड़ी जा रही है इजराइल अमेरिका की है वर्सेस ईरान है, और यहां कोई भी यहां पर ना तो आपको इजराइल को सपोर्ट कर रहा है मतलब युद्ध के माध्यम से, अपने युद्धपोतों के माध्यम से, हथियार गोला बारूद के माध्यम से कोई है यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। और इस कारण से अगर हम ग्रेटर इजराइल की डिमांड को समझने की कोशिश करें तो इसका व्यवहारिक पहलू अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है और ये थ्योरेटिकल यहां पर ज्यादा है, लेकिन यहां पर इसको पूरा होने के आसार बहुत ही कम है। फिर भी आपको ग्रेटर इजराइल के इस डिमांड को और इसके इतिहास और कहानी को लेकर के क्या कहना है? मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर को लेकर के ग्रेटर इजराइल क्या होना सक्षम भविष्य में पाया जा सकता है, इसको लेकर के आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे जियोपॉलिटिक्स के न्यूज के लिए आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।